मेरे बच्चे कहाँ हैं? इमामा ने अटेंडेंट की शक्ल देखते ही होशो हवास संभालने के बाद सबसे पहला सवाल यही किया था। वो कुछ देर में आपके पास आ जाएंगे। आपको फौरी तौर पर इस हॉस्पिटल से कहीं मुंतकिल करना है। अटेंडेंट ने बेहद मुअद्दब अंदाज में उससे कहा था। इमामा ने बिस्तर से उठने की कोशिश की थी और बेइख्तियार कराह कर रह गई थी। जख्म वाली जगह अब सुन नहीं रही थी। उसे लगा था जैसे कोई खंजर किसी ने यकदम उसके पेट के निचले हिस्से में घोंपा था। अटेंडेंट ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे वापस लिटाने में मदद की और उसे लिटाने के बाद साइड टेबल पर रखी हुई उस ट्रे में से एक इंजेक्शन उठाकर सिरिंज में भरना शुरू किया जो वो लाई थी। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे अपने बच्चों को देखना है, इमामा ने बेहद तुर्शी से उससे कहा था। ये आपकी तकलीफ कम कर देगा, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है, अटेंडेंट ने कहते हुए ग्लूकोज की बोतल में सिरिंज की सुई घोंप दी। इमामा ने अपने हाथ की पुश्त पर टेप के साथ चिपकाई हुई सिरिंज निकाल दी। मुझे फिलहाल किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चों से मिलना है और अपने शौहर से बात करनी है। वो इस बार जख्म की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए उठ बैठी थी और उसने अटेंडेंट का हाथ भी झटक दिया था। वो अटेंडेंट कुछ देर चुप खड़ी रही थी, फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गई थी। उसकी वापसी आध घंटे के बाद हैडी, जबरील और इनाया के साथ हुई थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही, मां पर पहली नजर पड़ते ही जबरील और इनाया शोर मचाते हुए उसकी तरफ आए थे और उसके बिस्तर पर चढ़कर उससे लिपट गए थे। वो 1.5 दिन के बाद मां को देख रहे थे। हैडी भी बेइख्तियार लपक कर उसके पास आई थी। 1.5 दिन से इमामा को ना देखने पर और डॉक्टर्स की बार बार की लीतो लाल पर इमामा के हवाले से उसके जहन में अजीबो गरीब वहम आ रहे थे और अब इमामा को बखैरियत देखकर वो भी जज्बाती हुए बिना नहीं रह सकी थी। तुमने सालार को इत्ला दी? इमामा ने हैडी को देखते ही उससे पूछा था। मैं कल से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा। मैंने उनके ऑफिस स्टाफ से भी राब्ता किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सालार साहब के साथ उनका भी राब्ता नहीं हो रहा। इमामा के दिमाग को एक झटका लगा था। वो हैडी का पहला जुमला था जिसने उसे चौंकाया था। कल? वो बड़बड़ाई। आज क्या तारीख है? उसने हैडी से पूछा और हैडी ने जो तारीख बताई वो उस दिन की नहीं थी जिस दिन वो हॉस्पिटल में आई थी। वो पिछली दोपहर को हॉस्पिटल आई थी और इस वक्त अगली रात हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो इतने लंबे अरसे तक ख्वाब आवर अद्वियात के जेरे असर रखी गई थी और कल से सालार ने कोई राब्ता नहीं किया था। वो अमेरिका तो कल ही पहुंच चुका था, फिर उससे राब्ता क्यों नहीं हो रहा था? उसने हैडी से अपना बैग लेकर उसमें से फोन निकालकर उस पर कॉल की कोशिश की। अटेंडेंट ने उसे बताया कि हॉस्पिटल में इस हिस्से में सिग्नल्स नहीं आते थे। वो उसका मुंह देखकर रह गई थी। अपने सेल फोन पर उसने सब चैट ऐप्स और टेक्स्ट मैसेजेस चेक कर लिए थे। कल से आज तक उसमें कुछ भी नहीं था, उस वक्त से लेकर जब वो हॉस्पिटल आई थी अब तक। बेहद तशवीश लाहक होने के बावजूद इमामा ने यही समझा था कि हॉस्पिटल में सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से वो कोई कॉल या टेक्स्ट रिसीव नहीं कर सकी। इससे पहले कि वो हैडी से कुछ और पूछती, हैडी ने उसे कांगो में होने वाले फसादात के बारे में बताया था और साथ ये भी कि गोम्बे में उनके घर पर भी हमला किया गया था। इमामा सख्ते में रह गई थी। हैडी के पास तफसीलात नहीं थी क्योंकि वो एक बार हॉस्पिटल से निकलने के बाद दोबारा बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। उसके पास जो भी खबरें थी वो उसके खानदान के अफराद की तरफ से फोन पर मिली थी या फिर हॉस्पिटल में लगे टीवी सेट पर नशर होने वाली न्यूज से। ये वो लम्हा था जब इमामा को पहली बार सालार के हवाले से बेकरारी हुई थी। पेट्रुस इबाका मारा गया था तो सालार कहां था? वो भी तो वॉशिंगटन में था।
हैडी ने उसे न्यूज चैनल्स पर चलने वाली सारी खबरें बताई थीं। पेट्रूस इबाका कैसे मारा गया और कैसे उसकी मौत सामने आई। इससे आखिरी बार मिलने के लिए जाने वाला शख्स सालार सिकंदर था और सालार सिकंदर उस वक्त से गायब था। इमामा के हाथ कांपने लगे थे। उसका ख्याल था उसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत जबरील से थी, फिर इनाया, फिर अपनी इस औलाद से जिसको एक दिन पहले उसने पहली बार देखा था। लेकिन अब जब सालार यकदम उसकी जिंदगी से कुछ देर के लिए अजीब तरह से गायब हुआ था तो उसके औसान खता होने लगे थे। वो जबरील और इनाया को इसी तरह बिस्तर पर छोड़कर दर्द से बेहाल होते हुए भी लड़खड़ाते कदमों से फोन लिए कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे हॉस्पिटल में इस जगह जाना था जहां से वो कॉल कर सकती और उससे बात कर सकती। उसे इस घर के तबाह बर्बाद होने का भी ख्याल नहीं आया था जिसमें होने वाली लूट मार के बारे में हैडी ने उसे कुछ देर पहले बताया था। घर, बच्चे, सब कुछ यकदम उस एक शख्स के सामने बेमानी हो गया था जो उसका साहिबान था, जो जिंदगी की धूप में उसके लिए तब छांव बना था जब उसका वजूद हिद्दत से झुलस रहा था। पांव आबला पा हो गए थे। अटेंडेंट और हैडी ने उसे रोकने और पीछे आने की कोशिश की। वो नहीं रुकी। उसने हैडी को अपने पीछे नहीं आने दिया। उसे बच्चों के पास रुकने के लिए कहा। वो नंगे पांव, फोड़े की तरह दुखते जिस्म के साथ लड़खड़ाते कदमों से कॉरिडोर में निकल आई थी। सालार वहां होता तो इस हालत में उसे बिस्तर से हिलने न देता। लेकिन सारा मसला यही तो था कि सालार वहां नहीं था और वो उसे पाने के लिए बेहाल हो रही थी। हॉस्पिटल में कोई ऐसी जगह ढूंढती जहां सिग्नल आ जाते, जहां से वो सालार से बात कर पाती, उसकी आवाज सुन लेती। उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। ये मौसम नहीं था जो उसे लर्जा रहा था। खौफ था जो रगों में खून जमा रहा था। सिर्फ हाथ नहीं थे जो कपकपा रहे थे, उसका पूरा जिस्म पत्ते की तरह कांप रहा था। आपके शौहर बिल्कुल ठीक हैं। मैं थोड़ी देर में उनसे आपकी बात करवाती हूँ। इमामा लड़खड़ाते कदमों से चलते चलते साकत और अटेंडेंट की आवाज पर पलटी थी और फिर वहां खड़े खड़े जैसे मोम की तरह पिघलने लगी थी। जर्द, कांपती, ठिठुरती, बेआवाज रोती वो माँ थी, अपने बच्चों पर जान दे देने वाली। और वो रब था जो अपने बंदों को ऐसे कैसे छोड़ देता। उसने जिसको पुकारा था मदद के लिए वो ही आया था। रहम अटेंडेंट को उसकी हालत पर नहीं आया था, उस बरतर जात को अपने बंदे पर आया था और वो अपने बंदों पर बिलाशुबा बेहद शफकत करने वाला है। CIA और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट को एक ही वक्त में सालार की जरूरत पड़ी थी। कांगो में अगर कोई उस वक्त वर्ल्ड बैंक की इज्जत को बहाल करने की पोजीशन में था तो वो सालार सिकंदर ही था। पावर गेम एक दिन वन मैन शो बन गया था। अफ्रीका में जो आग पेट्रूस इबाका की मौत ने लगाई थी वो सालार सिकंदर की जिंदगी ही बुझा सकती थी। फैसला ताखीर से हुआ था लेकिन फैसला हो गया था। इस ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज न सिर्फ CIA में बहुत से लोगों की कुर्सी ले जाने वाले थे बल्कि वर्ल्ड बैंक में भी बहुत से सर कटने वाले थे। ताज कहीं और रखा जाने वाला था। सालार सिकंदर इस सब से बेखबर होटल के उस कमरे में अब भी न्यूज चैनल्स देख रहा था। वो कुछ देर पहले अपने बाप से बात करके आया था जिन्होंने उसे बताया था कि कांगो के हालात की वजह से फिलहाल कांगो की फ्लाइट्स और वीजा दोनों दस्तयाब नहीं थे। सालार सिकंदर के सर में दर्द शुरू हो गया था। उसका वो गम गुसार माइग्रेन एक बार फिर उसका गम गलत करने आ गया था। वो होटल वापस आया था अजीब कैफियत में। टीवी के सामने खड़ा वो सालार सिकंदर के हवाले से चलने वाली खबरों, कांगो के दिल दहला देने वाले मनाजर के साथ यूं देखता रहा था जैसे वो कोई और था, ना उस सालार सिकंदर से
उसका कोई ताल्लुक था ना कांगो से। वहां इमामा और अपनी औलाद छोड़ आने वाला भी कोई और था, उन्हें भूल जाने वाला भी कोई और था। What is next to ecstasy? क्या सवाल था, क्या याद दिलाया था, क्या याद आया था? पेन, दर्द का एहसास। And what is next to pain? और दर्द के बाद, इतने सालों बाद एक बार फिर वो सवालों जवाब उसके जहन में चलने लगे थे। आखिर कितने मौके आए थे उसकी जिंदगी में उसे समझाने के, उसके बाद कुछ नहीं है। अदम वजूद, खालीपन, और वो इसी अदम वजूद की कैफियत में आ खड़ा हुआ था एक बार फिर जमीन और आसमान के दरमियान, किसी ऐसी जगह मुअल्लक जहां वो ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे आ पा रहा था। एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू नथिंगनेस? और इस अदम वजूद, खालीपन के बाद उसका अपना सवाल एक बार फिर उसका मुंह चिढ़ाने आया था। हेल, जहन्नुम। जहन्नुम कोई और जगह थी क्या? उसने जैसे बेइख्तियार कराते हुए सोचा। एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू हेल? हां, वो उसके बाद वाली जगह जाना चाहता था। उन सब तकलीफों, उन सब अजियतों, उन सब आजमाइशों से गुजरकर वहां से आगे और आगे, आगे जहां जन्नत थी या शायद उस लम्हा लगी थी। 2 दिन के बाद उसका सेल फोन जैसे नींद से नहीं मौत से जागा था। वो म्यूजिक और वो रोशनी, उसे लगा वो ख्वाब देख रहा था। वो म्यूजिक उसने इमामा की कॉलर आईडी के साथ महफूज किया हुआ था। इफ टुमारो नेवर कम्स, रोनान केटिंग के मशहूर गाने की कॉलर ट्यून। सेल फोन पर उसका मुस्कुराता चेहरा और उसका नाम। सालार को लगा था वो वाकई जन्नत में कहीं था। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की, लेकिन हेलो नहीं कह सका। वो इमामा ने कहा था बेकरार आवाज में। वो बोल ही नहीं सका। सांस ले रहा था तो बड़ी बात थी, अपने कदमों पर खड़ा था तो कमाल था। वो दूसरी तरफ से बेकरारी से उसका नाम पुकार रही थी। बार बार सालार का पूरा वजूद कांपने लगा था। वो आवाज उसे हरा कर रही थी, किसी बंजर, सूखे, टुंड-मुंड पेड़ पर बारिश के बाद बहार में फूटने वाली सब्ज कोंपलों की तरह। वो फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन उसके सामने रो नहीं सकता था। वो मर्द था, बोलना मुश्किल था, पर बोलना जरूरी था। इमामा, उसने अपने हलक में फंसे हुए नाम को आजाद किया था। दूसरी तरफ वो फूट फूट कर रोई थी। वो औरत थी, ये काम बड़ी आसानी से कर सकती थी, क्योंकि उसे बहादुरी और मर्दानगी के झंडे नहीं गाड़ने होते। वो बेआवाज रोता रहा था। वो दोजख से गुजर कर आए थे और किसी ने दूसरे से ये नहीं पूछा था कि दूसरा कहां था, क्यों रो रहा था। बेआवाज रोते हुए सालार ने इसी तरह खड़े खड़े उस कमरे के दरमियान में इमामा की हिचकियां और सिसकियां सुनते अपने जूते उतारे थे। फिर वो घुटनों के बल सजदे में जा गिरा था। कोई उससे पूछता अल्लाह कहाँ था और कैसे सुनता था। उसकी शाहरग के पास, उससे भी करीब। कई साल पहले वो रेड लाइट एरिया में इमामा के ना होने पर इसी तरह एक तवाइफ के कोठे पर सजदे में जा गिरा था। आज वो इमामा के होने पर सजदे में गिरा था। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मशरिक, मगरिब, हर चीज उसकी मता है। वो कुन कहता है और चीजें हो जाती हैं, गुमान से आगे, बयान से बाहर। बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह ही सबसे ताकतवर है। ही इज क्यूट। जबरील ने हुमैन पर एक नजर डालने के बाद 3 लफ्जों में बड़े मोहतात और मुफस्सिल अंदाज में अपने खानदान में इस नए इजाफे पर तबसरा किया था।
जो फिलहाल इसी किस्म के इंक्यूबेटर में था जिसमें उसने पहली बार उसे देखा था। इसके बरअक्स इनाया बड़े इश्तियाक से वालेहाना अंदाज में उस छोटे भाई को देख रही थी जिसकी आमद के बारे में वो महीनों से सुन रही थी और जिसे एक परी परिस्तान से एक रात उनके घर छोड़कर जाने वाली थी। इमामा की बातें सुन सुनकर उसे छोटे भाई से ज्यादा उस परी को देखने में दिलचस्पी हो गई थी जो उनके घर रोज ये देखने आती थी कि उन्हें भाई की जरूरत थी या नहीं। वो इमामा से भाई से ज्यादा परी के बारे में इश्तियाक से कुरेद कुरेद कर पूछती थी। जबरील अलबत्ता पास बैठा अपनी स्टोरी बुक्स के सफ़े उलटते पलटते उन दोनों की गुफ्तगू को सुनता रहता था। उसने कभी ना भाई के बारे में सवाल किया था ना परी के बारे में, क्योंकि उसे पता था मम्मी झूठ बोल रही थी, क्योंकि ना परियां होती हैं और ना भाई को परी ने लाना था। भाई को अस्पताल से आना था और अस्पताल खुद जाना पड़ेगा, और वो भी कार से सड़क के जरिया उस अस्पताल में जहां वो मम्मी के साथ जाते थे। लेकिन उसने अपनी ये मालूमात सिर्फ इनाया के साथ तन्हाई में शेयर की थी, इमामा के सामने नहीं। क्या मम्मी झूठ बोलती हैं? इनाया ने उससे पूछा। नहीं, वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन तुम छोटी हो इसलिए वो तुमसे ये कहती हैं। उसने बड़े मुदब्बराना अंदाज में बहन को समझाया था, जिसने भाई की फराटेदार जुबान और सवाल सुन सुनकर बहुत जल्दी बोलना शुरू कर दिया था। वो सब उस वक्त अमेरिकन एम्बेसी के अंदर मौजूद एक छोटे से मेडिकल यूनिट में थे। वो तूफान जो उनकी जिंदगी उड़ाने आया था कुछ भी तहस नहस किए बगैर करीब से गुजरकर चला गया था। इमामा अपने तीनों बच्चों के साथ सालार से बातचीत के बाद अब पुरसकून थी। उसने वक्फे वक्फे से पाकिस्तान में सबसे बात की थी, सबको अपनी खैरियत की इतला दी थी और सबसे हुमैन की पैदाइश पर मुबारकबाद वसूल की थी। बच्चे की जिन्स का पता चलने के बाद वो कोई महीने पहले ही उसका नाम तय कर चुके थे। हुमैन की हालत बेहतर थी, वो कमजोर था लेकिन सेहतमंद और एक्टिव था। अगर उसकी पैदाइश कबल अज़ वक्त ना हुई होती और इमामा की सर्जरी ना हुई होती तो सालार फौरी तौर पर उनको वहां से वॉशिंगटन बुलवाने की कोशिश करता, लेकिन फौरी तौर पर इमामा और हुमैन एयर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इसलिए सालार कांगो आने वाला था और वो अब उसके इंतजार में अमेरिकन एम्बेसी में थे, जहां बहुत से और भी लोग पनाह लिए हुए थे। जब तक उन्हें कांगो से निकालने के इंतजामात ना हो जाते या हालात पर काबू ना पा लिया जाता। इमामा और उसके बच्चों को हाई प्रोफाइल गेस्ट का स्टेटस मिला हुआ था। इमामा को अगर ये पता होता कि उस हाई प्रोफाइल स्टेटस से पहले उसके शौहर पर अमेरिका में क्या गुजरी थी तो वो मरकर भी अमेरिकन एम्बेसी की शक्ल न देखती। सालार ने उसे हर बात से बेखबर रखा था। फोन पर उनकी बहुत लंबी बात नहीं हो सकी थी। सालार ने उसे आराम करने के लिए कहा था। उसे खुद फौरी तौर पर वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग अटेंड करनी थी। उसने इमामा से कहा था कोई सिग्नल्स और सैटेलाइट का मसला था जिसकी वजह से उसका राब्ता उससे नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से वो इस कदर परेशान था। इमामा ने पेट्रूस इबाका के हवाले से बात की तो उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक है, वो परेशान ना हो, उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। वो इस सिलसिले में पुलिस से राब्ते में है। इमामा मुतमईन हो गई थी। अगर सालार की परेशानी का बायस सिर्फ उससे राब्ता ना पाना था तो वो मसला तो वो समझ सकती थी, लेकिन कोशिश के बावजूद वो सो नहीं सकी थी। तकलीफ में सुकून आवर दवाएं लिए बगैर सो नहीं सकती थी और अब वो दवाएं लेकर सोना नहीं चाहती थी। हैरी अब भी वहीं उसके पास थी और वो कमरे में चलते हुए टीवी पर कांगो के हालात के हवाले से चलने वाली खबरें देख रही थी। मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की चैनल्स को बदल बदल कर जहां पेट्रूस इबाका के हवाले से जिक्र आ रहा था वहां सालार सिकंदर का जिक्र भी हो रहा था। उस इंटरव्यू की झलकियां भी बार बार चल रही थीं, जिनमें
पेट्रूस ने बार बार सालार के बारे में अच्छे अल्फाज में बताया और उसकी और अपनी जिंदगी के हवाले से लाहक खतरात का जिक्र भी किया था। सालार से बात करने के बाद इमामा की जो परेशानी खत्म हुई थी, वो परेशानी एक बार फिर सर उठाने लगी थी। सालार ने उसे इन सब मामलात से बिल्कुल बेखबर रखा हुआ था। वो पिछले कई महीनों से कांगो के जंगलात में पेट्रूस इबाका के साथ बहुत ज्यादा सफर करता रहा था। वो सिर्फ ये जानती और समझती थी कि ये ऑफिशियल काम था, लेकिन वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट के हवाले से सालार सिकंदर की इख्तलाफी रिपोर्ट के बारे में उसे पहली बार पता चला था, वो भी पेट्रूस इबाका के इस इंटरव्यू के जरिए। मामलात इतने साफ और सीधे नहीं थे जितने वॉशिंगटन में बैठा सालार उसे बता रहा था। वो मुसीबत में था, लेकिन उसे क्यों बेखबर रख रहा था, इमामों को इसका एहसास होने लगा था। वो वहां कंशासा में बैठकर उससे इन सब चीजों के बारे में फोन पर सवालात नहीं करना चाहती थी। वो उसके सामने बैठकर उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। मम्मी, जबरील ने उसे मुखातिब किया। वो सोचों से चौंकी। Who wants to kill पापा? पापा को कौन मारना चाहता है? वो उसके सवाल पर मुंजमद हो गई थी। 4 साला वो बच्चा बेहद तशवीश से उससे पूछ रहा था। इमामा को टीवी देखते हुए अंदाजा ही नहीं हुआ था कि वो भी उसके साथ बैठा टीवी पर ये सब कुछ सुन और देख रहा था, और अपने बाप के हवाले से होने वाली ऐसी किसी गुफ्तगू को वो समझ सकता था। वो बला का ज़हीन था, अपने बाप की तरह। इमामा और सालार उसके सामने गुफ्तगू में बहुत मोहतात रहते थे। इमामा ने टीवी ऑफ कर दिया। वो अब उसे टालना चाहती थी। नो वन वांट्स टू किल पापा। कोई आपके पापा को मारना नहीं चाहता, उसने जबरील को अपने साथ लगाते हुए कहा। वो तकिए से टेक लगाए नीम दराज थी। अल्लाह आपके पापा की हिफाजत कर रहा है और हम सब की, वो उसे थपथपाते हुए बोली। अल्लाह ने पेट्रूस इबाका की हिफाजत क्यों नहीं की? इमामा लाजवाब हो गई। बड़ों के सवालों के जवाब आसान होते हैं, बच्चों के नहीं। जबरील के सवाल उसे हमेशा ऐसे ही लाजवाब करते थे। वो बहस नहीं करता था, बात पूछता था, जवाब सुनता था, सोचता था और खामोश हो जाता था। मगर इमामा ये नहीं समझ पाती थी उसके जवाब ने उसे कायल किया था या नहीं। वो बच्चा गहरा था, इसका एहसास उसे था। वो बहुत हसास था। वो इससे भी लाइल्म नहीं थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो अपने माँ बाप के हवाले से बहुत सारी बातें सोचता था जो वो उनसे पूछता कभी नहीं था। देखो, तुम्हारा छोटा भाई कैसा लगता है तुम्हें? इमामा ने अब उसकी तवज्जो एक दूसरे मौजू की तरफ ले जाने की कोशिश की। ही इज क्यूट, उसने जवाब दिया था हुमैन के बगौर जायजे के बाद, लेकिन इस जवाब में जज्बातियत, खुशी और हैरानी मफकूद थी। तुम्हारे जैसा लगता है ना? इमामा ने उसे खुश करने की कोशिश की। मुझे तो नहीं लगता। जबरील ने कुछ और एहतियात से बगौर उसका जायजा लेने के बाद माँ को फौरन जवाब दिया था। उसे शायद माँ का ये तबसरा और मुमासिलत अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा, तुमसे कैसे डिफरेंट है? इमामा ने दिलचस्पी से पूछा था। उसकी मूछें हैं, मेरी तो नहीं है। इमामा बेसाख्ता हंसी। वो हुमैन के चेहरे और बालाई लब पर आने वाले रुएं को देखते हुए कह रहा था। इनाया अब भी इमामा के बेड के बिल्कुल करीब पड़े इंक्यूबेटर की दीवार से चिपकी खड़ी थी, यूं जैसे हुमैन चिड़ियाघर का कोई जानवर था जिसे वो ग्लास वाल से नाक और हाथ निकाले वाव वाले तासुरात के साथ देख रही थी। ये मेरी तरह लगता है, उसने बहुत मध्यम आवाज में अटकते हुए इमामा को मुत्तला किया था। वो इनाया की मध्यम आवाज पर हंस पड़ी थी। वो एहतियात कर रही थी कि सोया हुआ भाई बेदार ना हो जाए।
उन्हें अंदाजा नहीं था वो सोया हुआ भाई नहीं था, सोया हुआ जिन था जो बेदार होने के लिए अपने बाप की आमद का इंतजार कर रहा था। सालार सिकंदर और इमामा हमेशा अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी औलाद दी थी जो बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, ना ही उन दोनों ने उन्हें किसी भी लिहाज से तंग किया था। उनके खानदान, दोस्तों और जिब्रील के स्कूल में भी उन दोनों के बच्चों को मिसाली बच्चे और उन्हें मिसाली वालिदैन माना जाता था। कांगो के फसादात में पैदा होने वाला वो तीसरा बच्चा उनका वो सुकून और चैन छीनकर उन्हें वाकई मसाली बनाने के लिए भेजा गया था। CIA ने जिस बच्चे को 3 हफ्ते पहले दवाओं के जरिए कबल वक्त दुनिया में लाने की कोशिश की थी, उन्हें अगर मोहम्मद हुमैन सिकंदर का तारुफ हो जाता तो वो इस पैदाइश को कम से कम 300 साल तक रोकते। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक हंगामी इजलास ने मुतफिका तौर पर सालार सिकंदर को अफ्रीका के लिए वर्ल्ड बैंक का नया नायब सदर, नया चेहरा चुना था। ये ओहदा वर्ल्ड बैंक की तारीख में पहली बार किसी गैर अफ्रीकी को दिया गया था और देने की वजूहात सारी दुनिया के सामने थी। सालार सिकंदर चैनल्स पर चलने वाली इन ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स के दरमियान वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात के लिए तैयारी कर रहा था, जो वर्ल्ड बैंक के सदर की दरख्वास्त पर हो रही थी। वो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर से वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात की भीख मांगते मांगते कुत्ता बनकर वहां से निकला था और अब उसी सदर की मिन्नत भरी दरख्वास्त पर वहां सदर के जाती इस्तेमाल में आने वाली कारों में से एक शोफर समेत लिमोजीन में बादशाहों की तरह सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ वहां बुलाया जा रहा था। वो जिंदगी में पहली बार किसी लिमोजीन में बैठा था, ना जिंदगी में पहली बार सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के लवाजमात चख रहा था, मगर जिंदगी में पहली बार उसे इस घुटन का सामना करना पड़ा था जो उसके सीने को पिंजरे में कैद परिंदा कर रही थी। हेडक्वार्टर के बाहर प्रेस मौजूद था, अपने मशीन गनों जैसे कैमरों और माइक्स के साथ। बिजली की तरह फ्लैश लाइट्स के झमाकों की तैयारी और इंतजामात के साथ उन्हें इत्तला किसने दी थी उसके इस दिन वहां आने की। ये सालार सिकंदर के लिए कोई हैरत की बात नहीं थी। वो सर्कस का वो जानवर था जिसे बैंक और CIA अब नचाकर तमाशा लूटना चाहते थे, और सर्कस का जानवर इस लिमोजीन से फ्लैश लाइट्स और सवालों के नारों के दरमियान उतरते हुए अपनी अगली हिकमत अमली तरतीब दे रहा था। उसे अगर नाचना ही था तो अपनी शर्तों पर, पुतली बनना था तो शरायत किसी की उंगली की नहीं। वो लिमोजीन से उतरकर अपने खुले कोट के बटन बंद करता फ्लैश लाइट्स के झमाकों से कुछ फासले पर ड्राइववे के दोनों इतराफ में लगी हुई वार्निंग टेप के पार कैमरामैनों और जर्नलिस्ट्स की भीड़ की तरफ एक नजर भी डाले बगैर अमले के उन अफराद की रहनुमाई में लंबे लंबे कदमों के साथ अंदर चला गया था जिन्होंने कार से उतरने पर उसका इस्तकबाल किया था। कुछ नए लोगों के अलावा बोर्ड रूम में वो सब लोग मौजूद थे जिनसे वो कुछ दिन पहले भी मिला था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जैसे उसका बातिन वैसे ही उन लोगों का जाहिर। उसका इस्तकबाल बोर्ड रूम में एक हीरो के तौर पर तालियां बजाकर खैर मकदमी नारों के साथ किया गया था, यूं जैसे वो कोई हीरो था जो जंग जीतकर किसी बादशाह के दरबार में अपनी खिदमत के बदले में कोई बड़ा एजाज लेने आया था। उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहटें और नरमी थी, आंखों में सताइश और होंठों पर दादो तहसीन। गर्मजोशी से मुसाफा और मुआनके करते हुए सालार सिकंदर सिर्फ ये समझने से कासिर था कि वो करके क्या आया था जिसके लिए ऐसा इस्तकबाल किया गया था। वो उन्हीं लोगों के साथ बेजवी शक्ल की मेज पर प्रेसिडेंट की सीट के दाहिनी जानिब
पहली नशिस्त पर बिठाया गया था, जिनकी गर्दन का सरिया और लहजों की रौनक ने उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ाई थी। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो भूलता नहीं है, ना बुराई ना अच्छाई, ना कमजरफी ना ईसार, ना बेमहरी ना एहसान, ना इज्जत ना जिल्लत। सालार सिकंदर भी गैर मामूली सलाहियतों का मालिक एक इंसान था। जो कुछ हो चुका था वो पत्थर पर लकीर था, जो कुछ हो रहा था वो पानी की फुहार था। उसकी आमद के ठीक 5 मिनट बाद वर्ल्ड बैंक का सदर बोर्ड रूम में आ गया था। सालार सिकंदर भी बाकी सब की तरह उसके एहतराम और इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ था। वर्ल्ड बैंक को आप पर फख्र है। इसके साथ ही इस्तकबाली कलिमात की अदायगी के बाद सदर के मुंह से निकलने वाले पहले जुमले को सुनकर सालार सिकंदर का दिल कह कहे मारकर हंसने को चाहा था। उसे सिकंदर उस्मान याद आए थे। उसके बचपन में स्कूल में उसके टीचर से मिलते हुए वो अपनी इस 5वीं खबीस औलाद की इज्जत इन्हीं अल्फाज में करते थे, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट ने उन्हें सख्ती से समझाया था कि उनके मलामती जुमले उनके इस गैर मामूली ज़हीन बेटे के दिमाग और नफ्सियात पर बुरे असरात छोड़ सकते हैं। और अपनी इस 5वीं औलाद के कारनामों पर जलने कुढ़ने के बावजूद आई लव यू कहते थे और आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फख्र है भी। वर्ल्ड बैंक का सदर सालार सिकंदर का बाप नहीं था मगर अमेरिका था, और इस वक्त अगर बैंक के सदर को अपने ओहदे के लाले पड़े हुए थे तो अमेरिका को अफ्रीका में अपने मफादात और इस साख के जिस अच्छी साख का उसे फहम था, सालार सिकंदर उन्हें इस वक्त वो मसीहा लग रहा था जो सब कुछ कर सकता था, कम से कम अफ्रीका में। प्रेसिडेंट के जुमले पर बोर्ड रूम के लोगों ने तालियां बजाई थी, यूं जैसे वो प्रेसिडेंट की तारीफ की तायीद कर रहे हो। सालार ने शुक्रिया अदा किया था और प्रेसिडेंट की सीट संभालने के बाद सब लोगों की तरह अपनी सीट पर बैठ गया था। प्रेसिडेंट ने कांगो की सूरत हाल से गुफ्तगू का आगाज किया था और वहां वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन पर होने वाले हमलों में जख्मी और मारे जाने वाले लोगों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की थी। और इसके बाद पेट्रुस इबाका को शानदार खराजे अकीदत पेश किया था चंद जुमलों में, और फिर वो सालार सिकंदर की रिपोर्ट पर आ गया था जो बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पढ़ ली थी। ना सिर्फ पढ़ ली थी बल्कि उस रिपोर्ट की तमाम सिफारिशात को मानते हुए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था जो इस प्रोजेक्ट को वक्ती तौर पर मुअत्तल करते हुए नए सिरे से उसका जायजा लेगा। सालार सिकंदर ना हैरान हुआ था न मुतासिर। उसे अंदाजा था वर्ल्ड बैंक इससे कम में कांगो में दोबारा दाखिल नहीं हो सकता था। उन्हें वो प्रोजेक्ट अब इन हालात में खत्म करना ही था, और अगर वो ये जाहिर कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वो रिपोर्ट अब पढ़ी थी और इसको फौरी तौर पर मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया था, तो उनके पास इसके अलावा और चारा ही नहीं था। ये नुकसान को कंट्रोल करने के लिए इख्तियार की जाने वाली CIA की हिकमत अमली का पहला हिस्सा था। ये पिंडोरा बॉक्स उनकी वजह से खुला था, अब इसको उन्हें ही बंद करना था। वो जिस जारहियत को बेहतरीन हिकमत अमली मानकर चले थे नाकाम हो गई थी, तो उन्हें अब बैक फुट पर जाकर दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ रही थी। सालार सिकंदर खामोशी से प्रेसिडेंट की गुफ्तगू सुनता रहा था। उसने अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर सालार सिकंदर को दी जाने वाली नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया था। बोर्ड रूम में बजती हुई तालियों में वो बेतासुर चेहरे के साथ अपनी बेवुकत खिदमात के सिले में मिलने वाले अहम तरीन ओहदा की कदर कीमत का अंदाजा लगा रहा था। उसकी प्रेजेंटेशन जो उसने कुछ दिन पहले उसी बोर्ड रूम में पेश करने से भी कई माह पहले वर्ल्ड बैंक को भेजी थी और जिस पर उसे खामोशी से रिपोर्ट वापस लेने पर ओहदा छोड़ देने की धमकी दी गई थी, अब बोर्ड रूम में दोबारा चलाई जा रही थी
और बोर्ड रूम में बैठा हुआ हर शख्स इस रिपोर्ट में पेश किए जाने वाले हकायक और स्लाइड्स को देखकर यूं हैरानो मुस्तरिब नजर आने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो जिंदगी में पहली बार इस रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट के अंदर पेश किए जाने वाले हकायक से मुतारिफ हो रहा हो। अगर वो एक्टर्स थे तो किसी थर्ड क्लास थिएटर कंपनी के, और अगर मुनाफिक थे तो आला मयार के। सालार को वहां बैठे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के ताकतवर तरीन मालियाती इदारे के हेडक्वार्टर में नहीं, बल्कि किसी घटिया थिएटर में चलने वाले मिजाहिया ड्रामे के सामने बैठा है, जिसमें हर एक्टर ओवर एक्टिंग कर रहा था और मशीन में रिकॉर्ड कह कहे और तालियां हर जुमले और एक्सप्रेशन पर बज बज कर उसे मास्टरपीस साबित करने पर तुले थे। मैं सदर और बोर्ड में मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। मुझे बहुत खुशी है कि इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाते हुए इसमें पेश की जाने वाली तमाम सिफारिशात को मान लिया गया है। मुझे उम्मीद है इस कदम के उठाने से वर्ल्ड बैंक को एक बार फिर कांगो में अपनी साख बहाल करने में मदद मिलेगी। मीटिंग पर सालार सिकंदर को बात करने के लिए कहा गया था और उसने बेहतर मुख्तसर बात की थी। टू द पॉइंट, फॉर्मल, प्रोफेशनल, जज्बातियत के बगैर, और इसी दो टोक अंदाज में जिसके लिए वो मशहूर था। मैं शुक्रगुजार हूं कि वर्ल्ड बैंक और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुझे नायब सदर के लिए मुंतखब किया, लेकिन मैं अपनी जाती मसरूफियात की वजह से ये ओहदा नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे यकीन है वर्ल्ड बैंक की टीम में इस ओहदे के लिए मुझसे ज्यादा मौजूद लोग मौजूद हैं। सदर ने उसके आखिरी जुमलों पर बेचैनी से अपनी नशिस्त से पहलू बदला। उसे तवक्को थी, और सिर्फ उसे नहीं, उन्हें तवक्को थी कि सालार सिकंदर का जवाब इस ऑफर पर क्या आएगा। लेकिन इसके बावजूद उसे बेचैनी हुई थी। उस वक्त उन्हें अपनी साख बचाना थी, और ये काम उस वक्त सालार ही कर सकता था। वो मीटिंग इसके बाद 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो गई, और इसके बाद सालार वर्ल्ड बैंक के सदर से अकेले में मिला था। वहां का माहौल अलग था, जो बातें हुई थीं वो भी कुछ और थीं। मुझे अपने कमरे से चोरी होने वाली तमाम चीजें चाहिए, लैपटॉप, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स। सालार सिकंदर ने उस कमरे में मीटिंग के शुरू में ही एजेंडा सेट किया था। अब उसका कुछ भी दांव पर नहीं लगा था, और वो बातें मनवाने ही आया था। आपके कमरे से चोरी हो जाने वाली चीजों से वर्ल्ड बैंक का क्या ताल्लुक? सदर ने अनजान बनने की पहली और आखिरी कोशिश की। सालार ने बात काट दी थी। अगर मेरी चीजें नहीं मिल सकती तो फिर मुझे किसी भी इशू पर बात करने के लिए यहां नहीं बैठना। सदर उसकी आंखों में आंखें डाले देखता रहा। फिर उसने लहजा नर्म रखते हुए उसे जैसे चमकारा। मैं हिदायत जारी करता हूं कि फौरी तौर पर आपके नुकसान की तलाफी की जाए और आपके डॉक्यूमेंट्स का मुतबादिल। सालार ने इसी अखड़पन से उसकी बात काटी थी। मुझे अपनी चीजें चाहिए, ना नुकसान की तलाफी चाहिए, ना कोई मुतबादिल। मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। खामोशी के एक लंबे वक्फे के बाद सदर ने हथियार डाले और कहा, ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक और अमेरिका को कांगो में आपकी जरूरत है। एक शर्त उसने मनवाई थी, एक शर्त उन्होंने रख दी थी। मैं किसी की कठपुतली बनकर कांगो में वहां के इंसानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना करूंगा। उसने दो टोक अंदाज में कहा, आप कांगो में जाकर वो करें जो आप करना चाहते हैं। सदर ने कहा, मैं बंधे हाथों के साथ कहीं कुछ नहीं कर सकता। नायब सदर के तौर पर आपको लामहदूद पावर्स दिए जाएंगे और फौरी तौर पर मतला कर दिया जाएगा। आप इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं या वहां चलने वाले किसी भी प्रोजेक्ट को, आपको हेडक्वार्टर की मंजूरी की जरूरत नहीं। आपको इख्तियार दिया जाएगा कि आप ये फैसला खुद कर सकें। चंद लम्हों तक सालार बोल नहीं सका। ये जाल था तो पक्का था, झांसा था तो अच्छा।
वो माथे पर बलों के साथ होंठ काटता मेज की दूसरी तरफ बैठे उस शख्स को देखता रहा जिसकी कुर्सी किसी भी वक्त जाने वाली थी। और ये अंदाजा सिर्फ सदर ही को नहीं सबको था, मगर वो एक बाइज्जत रास्ता चाहता था। लातें खाकर जाने की बजाय बातों के जरिए जाना चाहता था। जितने इख्तियारात आप मुझे देकर कांगो में भेजना चाहते हैं, इतने इख्तियारात आप किसी को भी देकर कांगो भेज दें, वो सूरत हाल संभाल लेगा। सालार ने कुछ लम्हे खामोशी के बाद कहा, इशू इख्तियारात का नहीं है, नीयत का है। जो तुम अफ्रीका में करना चाहते हो कोई दूसरा नहीं करना चाहेगा। सालार उस शख्स का चेहरा देखता रहा। कुछ वक्त लो, सोचो, फिर फैसला करो। उसे कैद करके आजाद किया गया था। उसने वापसी पर भी मीडिया से बात नहीं की। उलझन थी कि और बड़ी थी, घुटन थी कि सवा हुई थी। वापसी का रास्ता भी इस लेमोजीन के कांटों पर तय हुआ था। होटल में वापस आते ही उसने कमरे में टीवी पर न सिर्फ वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर जाते अपनी फुटेज देख ली थी, बल्कि न्यूज चैनल्स पर अपनी तैनात की ब्रेकिंग न्यूज भी देख ली थी। वो उसके लिए इनकार मुश्किल से मुश्किल तर बना रहे थे, जाल की डोरियां कसते जा रहे थे। उसका सेल फोन मिनटों में मुबारकबाद के पैगामात और कॉल से बजने लगा था। पहले उस फोन का ना बजना कयामत था और अब बजे चले जाना अजाब। और इस सब के बीचों बीच उसने इमामा को कॉल की थी, ये जानने के बावजूद कि ये खबर उस तक भी पहुंच गई होगी। उसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता था? उसे याद था उसने इमामा के साथ पहले उम्रे के बाद उससे वादा किया था कि वो बैंक की मुलाजमत छोड़ देगा। नौकरी उसके लिए मसला नहीं थी, वो नौकरी कभी भी कहीं भी हासिल कर सकता था। मगर इससे पहले उसने कभी ये गौर नहीं किया था कि वो जिन जगहों पर काम करता रहा था वो बिला वास्ता या बिलवास्ता सूद से मुंसलिक रहे थे। बड़े बड़े मालियाती इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब जो दुनिया की इकोनॉमिक पल्स चलाते थे वो सूद के खून से ही चलाते थे। फलाही काम हो या समाजी जिम्मेदारी पर खैरात का रास्ता भी वहीं से निकलता था और सालार सिकंदर इस सब का हिस्सा था। इस बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम का एक पुर्जा था जो सूद के पैसे से चल रहा था। वो ये नहीं कह सकता था उसे अहकामात का इल्म नहीं था, वो ये एतराफ़ करता था उसे तमाम हदूद का पता था और वो हदूद तोड़ने का गुनाहगार चला आ रहा था। जिंदगी में बहुत दफा रिस्क हमें मजबूर कर देता है कि हम खाने वाले पेट का सोचें, कमाने वाले हाथ का नहीं। सालार को रिस्क की मजबूरी नहीं थी, मगर कामयाबी की भूख जरूर थी। एहसास किए बगैर इमामा ने पहली दफा बड़ी ढटाई से उस शीशे के घर को तोड़ा था जो उसने अपने गिर्द बनाया था। उसे वो अक्स देखने पर मजबूर किया था जिसे वो अपना नहीं मानता था। वो एतराफ नहीं करता था लेकिन शर्मसार हो गया था, परेशान भी, लेकिन फिर उसे ये इत्मीनान भी था कि उसका बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था और वो उसे दोबारा रीन्यू नहीं करेगा। अमेरिका जाकर उसने पीएचडी के साथ जिस मालियाती इदारे में जुज़ वक्ती इकोनॉमिस्ट की नौकरी की थी वो कोई इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सूद के कारोबार से मुबर्रा नहीं था। लेकिन सालार अपने आप को ये तसल्ली दिलाता था कि वो वहां एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। वो इदारा उससे सूद से मुंसलिक कोई काम नहीं ले रहा, मगर ज़मीर कहीं ना कहीं एक सुई उसे चुभोता रहता था। उसकी तनख्वाह वहीं से आती थी जहां सूद का मुनाफा आता था। वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के फैसले से इमामा खुश नहीं थी। उसका एतराज वही था और वही था। तुम बेशक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से मुंसलिक हो रहे हो, लेकिन वर्ल्ड बैंक करता तो सूद का कारोबार ही है ना। छोटे बैंक अफराद का इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड बैंक कौमों का। तुम मुझे बताओ कि फर्क क्या हुआ? आसान कर्जा, सस्ता कर्जा, लॉन्ग टर्म कर्जा,
शॉर्ट टर्म कर्जा, आसान शराइत का कर्जा। कोई ऐसा कर्जा है वर्ल्ड बैंक के पास जिस पर वो सूद ना लेता हो? उसने सालार के साथ बहस की थी। जबरील अभी 1 साल का था। सालार को लगा था जिंदगी यकदम पुरसकून होने लगी थी। एक खुशहाल खानदान, जिंदगी का वो फेज जो वसीम और साद की हादसाती मौत के बाद इमामा की डिप्रेशन और पाकिस्तान चले जाने के साथ शुरू हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन खत्म होता चला गया था। और तब जो मौका सालार को वर्ल्ड बैंक की सूरत में मिला था वो उसके तजुर्बे और उम्र के हिसाब से बहुत शानदार था। वो इमामा के एतराजात पर बेहद नाराज हुआ था। अगर हम इसी तरह एक एक चीज में मेन निकालते रहेंगे तो फिर इस मुआशरे और सिस्टम में तो कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो पूरा मुआशरा सूद पर खड़ा है और हमारे लिए अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे। उसने इमामा को समझाने की कोशिश की थी। फिर तो हमें हलाल खाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। फिर तुम सुपर स्टोर में डिब्बों पर उनके अज्जा क्यों चेक करते रहते हो? बस ये समझकर खा लेना चाहिए ये सब कुछ कि ये हमारा नहीं, उनका मुआशरा है और वो अपने सुपर स्टोर में वो चीजें रखेंगे जो उन्हें पसंद है। इमामा ने चंद लम्हों के लिए उसे लाजवाब कर दिया था। वो बहस जारी रखने की बजाय वहां से उठ गया था, लेकिन इमामा के नाखुश होने के बावजूद उसने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर लिया था। और वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने के बाद उसने पहला काम ये किया था कि उसने अपना एग्रीमेंट और जॉब प्रोफाइल के कागजात इमामा को जबरदस्ती पढ़ पढ़ कर सुनाए थे। उसने सब कुछ सुनने के बाद इन पेपर्स को वापस लिफाफे में डालकर उसे देते हुए कहा था, तुम सूद के पैसे से इंसानियत की खिदमत और बेहतरी के ख्वाब देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि इसमें फलाह है। नहीं है। सूद का समर इंसानों की जिंदगी बदल सकता है, मगर तबाही में, बेहतरी में नहीं। उसकी सुई जहां अटकी थी वहीं अटकी रही थी। इमामा जिद्दी थी, सालार को इसका अंदाजा था। वो खुद भी जिद्दी था, लेकिन उनकी जिद कभी एक दूसरे के मुकाबिल नहीं आई थी। कहीं ना कहीं उनमें से कोई ना कोई दूसरे के सामने हथियार डाल देता था। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर कभी नहीं गए थे। इस एक इशू पर भी इससे शदीद नजरियाती इख्तलाफ रखने के बावजूद इमामा ने हर बार रोजगार के सिलसिले में उसके इंतखाब को बाअमरे मजबूरी कबूल तो किया था, लेकिन उसने कभी उस रोजगार के बारे में जुबान बंदी नहीं की थी। और उसकी ये बरमला तनकीद सालार को खफा भी करती थी और कमजोर भी। उस दिन भी इमामा को फोन करते हुए उसे एहसास था कि वो उससे क्या सुनने जा रहा है, लेकिन खिलाफे तवक्को इमामा ने उसके नए ओहदे के हवाले से कोई बात नहीं की थी। वो उससे जबरील और इनाया की बातें करती रही, हुमैन के बारे में बताती रही, यहां तक कि सालार का एहसास जुर्म हद से गुजर गया। वो जैसे चाहता था कि वो उसे मलामत करे, कोई तो मुबारकबाद देने की बजाय उसके जमीर को कचोके लगाए। तुम्हें पता है वर्ल्ड बैंक ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट। इमामा ने उसको बात मुकम्मल करने नहीं दी। हाँ, उसने यकहरफी जवाब दिया। तो सालार को इस यकहरफी जवाब से तसल्ली नहीं हुई। तो क्या? इमामा ने मध्यम आवाज में पूछा। तो तुम कुछ नहीं कहोगी? उसने जानबूझकर ये नहीं कहा था कि तुम्हारा क्या ख्याल है। यस, एक और यकहरफी जवाब आया। क्यों? वो बेकरार हुआ। तुम हर फैसला अपनी मर्जी से करते हो, फिर राय देने का फायदा। सालार एक लम्हा के लिए खामोश हुआ, फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, मैंने अभी ऑफर कबूल नहीं की। कर लोगे, मैं जानती हूं,
जवाब ने उसके 14 तबक रोशन किए और साथ उसे हंसाया भी। इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी। इमामा को उसकी ये हंसी अच्छी लगी थी। फिर भी उसने कहा, मैं जब भी तुम्हारी बात नहीं मानता, नुकसान उठाता हूं। सालार ने इस लम्हे अजीब एतराफ किया। वो जैसे उसे बताना चाहता था कि उसने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने के हवाले से उसकी बात ना मानकर गलत फैसला किया था। लेकिन वो फिलहाल उसे इतने खुले लफ्जों में ये बात नहीं कह सकता था। इस बार वो हंस पड़ी थी। बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर, लेकिन मैं ये तो समझू ना कि तुम आइंदा हमेशा मेरी बात माना करोगे। उसने सालार पर चोट की थी। बिल्कुल, जवाब तड़ाक से आया। इस बार दोनों हंस पड़े। फिर सालार ने एक गहरा सांस लेते हुए उससे कहा, यही वो बात थी जो कांगो से आते हुए तुमसे कहना चाहता था। इमामा को याद आया उसे एक एतराफ करना था वापस आकर। ओह, मैंने सोचा पता नहीं क्या कहना चाहते थे तुम। वो धीरे से हंसी। फिर उसने कहा, ऐसा क्या हुआ है कि तुम ये बात कह रहे हो मुझसे, या तब कहना चाह रहे थे? वो यकीनन बेवकूफ नहीं थी। सालार की समझ में नहीं आया इस बात का क्या जवाब दे। जवाब दे भी या नहीं, ये पछतावा पेट्रुस इबाका से मुलाकात और इस प्रोजेक्ट के बारे में इन हकायक को जानकर शुरू हुआ था। वो अमेरिका में पहुंचकर एहसासे जुर्म में तब्दील हो जाएगा, उसे अंदाजा नहीं था। तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? इमामा ने उसकी खामोशी को पहेली की तरह पूछा। अभी नहीं, उसने जवाब दिया। यहां कब आओगे? इमामा ने बात बदल दी थी। अभी फ्लाइट्स बंद हैं किंशासा के लिए। एयरपोर्ट आर्जी तौर पर भी फंक्शनल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं किसी न किसी तरह वहां पहुंच जाऊं, लेकिन तुम परेशान तो नहीं होना? सालार ने उससे पूछा। अब नहीं हूं, और तुम भी परेशान मत होना। हम सब महफूज हैं और मुझे और हुमैन को इलाज की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। इमामा ने उसके लहजे में नमूदार होती हुई तशवीश को महसूस करते हुए कहा। वो खुद सर्जरी और हुमैन के प्री मेच्योर होने की वजह से सफर नहीं कर सकती थी, कम से कम 1 माह तक। वरना सालार खुद वहां जाने के बजाय उसे वहां से निकलवाने की कोशिश करता। सालार ने बहुत मुतमईन होकर कुछ देर जबरील और इनायत से बातचीत की और इसके बाद कॉल खत्म करके वो उस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हुआ और उन कागजात की तरफ जो अभी कुछ देर पहले एक सरबा मोहर थैले में एक शख्स उसके कमरे में उसे दे गया था। सब कुछ बिल्कुल महफूज हालत में था। कोई चीज डिलीट या गायब या बदली नहीं गई थी। इसके बावजूद सालार को अपनी इनबॉक्स में जाते ही ये अंदाजा हो गया था कि कोई इससे पहले भी वहां था, या शायद उस वक्त भी वो मॉनिटर हो रहा था, क्योंकि उसके इनबॉक्स में मौजूद 7 घंटे पहले तक आने वाली हर ईमेल खोले और पढ़े जाने की निशानदेही कर रही थी। वो अपने फोन से अपने इनबॉक्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, वरना शायद ये बात उसे पहले ही पता चल जाती। शायद वर्ल्ड बैंक के सदर के साथ मुलाकात में उसने इन चीजों की वापसी का मुतालबा ना किया होता, तो उसका हैक्ड ईमेल एड्रेस कभी दोबारा उसके लिए एक्सेसिबल ना होता। उसे अब गुस्सा नहीं आ रहा था, ना ही बेबसी की किसी कैफियत को उसने उस वक्त महसूस किया था। जो बलाएं उसे चिमट चुकी थी वो उसका अपना इंतखाब थी। इनबॉक्स में मौजूद ईमेल्स पर एक तायराना नजर डालते हुए एक ईमेल पर एक लम्हा के लिए जैसे उसका दिल लम्हा भर के लिए रुका था। वो पेट्रुस इबाका की तरफ से मीडिया सेंटर के बाहर से उसे भेजा जाने वाला आखिरी पैगाम था, जो बहुत लंबा हो जाने की वजह से इबाका ने टेक्स्ट करते करते उसे ईमेल कर दिया था। बोझल दिल के साथ उसने उस ईमेल को खोल लिया। तुम्हें पता है मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ? टाइम वार्नर सेंटर। और किस लिए?
मैं अभी कुछ देर पहले एंडरसन कूपर के साथ था, CNN स्टूडियो में। उसके शो में शिरकत से पहले इब्तदाई बातचीत के एक सेशन के लिए। मुझे पता है इस वक्त तुम कहोगे, ओह माय गॉड मैन, यू डिड इट। यस, आई डिड इट। सालार ने एक लम्हा के लिए आंखें बंद कर ली। वो कई रातों से सो नहीं पाया था, आंखों में जलन थी, लेकिन जिस चीज ने उस वक्त उसकी आंखों को धुंधलाया था वो मुस्कुराहटें थीं। इबाका के जुमले के इख्तिताम पर, जिसमें वो फखरिया अंदाज में मुस्कुराया और बैट उछाल कर आंखें घुमा रहा था। एंडरसन कूपर से मिलने के बाद मैंने सबसे पहला मैसेज तुम्हें किया है, क्योंकि मैं यहां तक कभी ना पहुंच पाता अगर मुझे तुम्हारी सूरत में वर्ल्ड बैंक की बेजमीर दुनिया में जमीर की झलक ना दिखाई देती। मैंने कभी तुम्हें यह नहीं बताया कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैं इस जंग में हथियार डालने के लिए तैयार बैठा था। ना उम्मीदी और मायूसी के अलावा इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक हारी हुई जंग लड़ रहा था। उस वक्त मुझे ये एहसास हो रहा था और मैं बहुत कमजोर था। मैं उन देवों के सामने वाकई एक पिग्मीज बोना था जो मेरे मुल्क को लूटने आए थे, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था अपने लोगों के लिए। और फिर मैं तुमसे मिला और मुझे लगा मुझे अभी हथियार नहीं डालने चाहिए। अभी उम्मीद थी तुम्हारी सूरत में और मैं ठीक था। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जंग जारी रखी और मेरी उम्मीद मुझे यहां तक ले आई कि अब चंद दिनों में पूरी दुनिया कांगो के बारे में बात करेगी। हम छोटे, काले, बदसूरत, मामूली इंसानों के बारे में, जो दुनिया में सिर्फ मफतू और गुलाम बनने नहीं आए। मैंने आज कूपर को तुम्हारे बारे में भी बताया। वो तुमसे भी बात करेंगे। मुझे यकीन है अब कांगो की तारीख बदलने वाली है। मेरे लोग अब एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, इंसानों जैसी जिंदगी, जानवरों जैसी नहीं। तुम जब वॉशिंगटन पहुंच जाओ तो मुझे इन्फॉर्म करना। हम दोनों को मिलना है, काफी दिन हो गए। स्टारबक्स की कॉफी पिए। इस बार बिल मैं पे करूंगा। ईमेल का इख्तिताम एक और मुस्कुराहट से हुआ था, एक आंख मारती शरारती मुस्कुराहट से। सालार सिकंदर किसी बुत की तरह इन जुमलों को बार बार पढ़ता रहा। बार बार, हर बार आखिरी जुमले तक पहुंचते पहुंचते उसे लगता था वो गुज़श्ता सारे जुमले भूल चुका है। उसने दर्जनों बार इस रात इस ईमेल को पढ़ा था। पेट्रूस इबाका बातूनी था, बलाह का बातूनी। बात शुरू करता तो बस शुरू ही हो जाता था। पता नहीं किन किन किताबों और मुसन्निफीन और फिलासफर्स के हवाले देता था। सालार सिकंदर उसकी गुफ्तगू से महजूज होता था और कभी कभार तंग भी। आज इसी ईमेल में इबाका ने किसी किताब, किसी फिलासफर का कौल नहीं दोहराया था। उसने सिर्फ वो कहा था जो उसकी अपनी सोच, अपने एहसासात थे, हमेशा की तरह जज्बातियत से लथड़े हुए। उसने इस उम्मीद की बात की थी जो वो खो रहा था और जो इबाका को वहां तक ले आई थी। कभी कभार जुबान से अल्फाज नहीं, इल्हामी बातें निकलती हैं। इस ईमेल में इबाका ने भी ऐसी ही एक बात कही थी जो हरफ बा हरफ ठीक थी। कांगो की तारीख बदल रही थी और इस तारीख को इबाका ने अपने खून से बदला था। सालार ने इस ईमेल को बंद कर दिया था। इसमें इबाका ने कोई अहम बात शेयर की होती तो उसके इनबॉक्स से वो ईमेल गायब हो चुकी होती, लेकिन इस ईमेल ने उसके दिल के बोझ को और बढ़ा दिया था। वो जिस तराजू के दो पलड़ों में झूल रहा था, उसका अदम तवाज़न और बढ़ गया था। वो इस सारी रात मसल्ले पर बैठा गिड़गड़ाता रहा था, अल्लाह ताला से आजमाइश में आसानी की भीख, सीधे रास्ते की भीख, जिस पर से वो एक बार फिर से भटक गया था, और उन लोगों में शामिल ना करने की भीख
जिन पर अल्लाह का अजाब आता था। कहीं ना कहीं उसे खौफ भी था कि वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा था, और अगर औलाद और बीवी और माल की आजमाइश जानलेवा थी तो जानलेवा ये एहसास भी था